बार फिर से अपना लोग अब मेन इसका जो ऑर्गन है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, उसका वर्णन कैसे कैसे किसका क्या फंक्शन। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं कि हम जो फिगर बनाए थे किस प्रकार से बनाए थे, उसका स्टेप आप देख लीजिए, क्योंकि उस पर अभी कुछ वर्णन करना है तो ये साइड में रहेगा, ठीक रहेगा। देखिए ऐसे किए थे, उसके बाद क्या किए थे, ऐसे किए थे, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे किए थे। अब क्या किए थे, ऐसे किए थे, ठीक, फिर क्या किया, ऐसे किए थे, फिर इसको ये कर देंगे, फिर इसको इधर से ला करके ऐसे कर देंगे, फिर ध्यान दीजिए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए, फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, देखिए झालर जैसे बन गया। अब यहाँ अंडाणु दे देंगे, ये लिगामेंट दे देंगे, ये क्या था, लिगामेंट था हमारा। फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, अब देखिए क्या हो गया, फिम्बरी हो गया, फिम्बरी हो गया। अब लिगामेंट देंगे, ओवरी ओवम देंगे, फिर इसको सेटिंग कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हमको चलना कहाँ से, कहाँ से चलना है, तो अब यहाँ से चलना है यूटेरस से, UTERUS, यूटेरस, जिसे WOMB, वूम्ब भी कहा जाता है, जिससे हम लोग बच्चादानी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वूम्ब पे चर्चा कर लेंगे, या नहीं तो ये जो ओवम है, जिसे ओवरी कहते हैं, OVARY, ओवरी, ओवरी अंडाशय जो है, ये जो अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय। तो पहले अंडाशय पे कार्य कर लेते, तब उसके अंदर क्या होगा, अंडाशय के अंदर क्या होगा, ओवम होगा, ओवम पे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर फैलोपियन ट्यूब पे चर्चा करेंगे, और फैलोपियन ट्यूब पे चर्चा करके यूटेरस पे चर्चा करेंगे, यूटेरस पर से चर्चा करके किस पे करेंगे, फिर वजन आप करेंगे। इसको क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब, FALLOPIA, फैलोपियन ट्यूब। तो इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग ओवरी पे चर्चा करेंगे, ओवरी के बाद ओवम पे चर्चा करेंगे, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब पे चर्चा करेंगे, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब होते हुए यूटेरस पे चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटेरस या वुम्ब कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते आते फिर वैजाना पर चर्चा करेंगे, वैजाना जिसे हम लोग योनि कहते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये ऑर्गन, जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, अंडाशय, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया ओवरी, OVARY, ओवरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओवरी की संख्या फीमेल बॉडी में कितनी होती है, 2 होती है। इसे क्या कहते हैं, जानते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी, इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है, किसको, अंडाशय को। और इसी अंडाशय में क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, जिसे ओभा भी कहा जाता है, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं अंडाणु, अंडाणु या डिंब भी कहा जाता है, या नहीं तो अंड भी कहा जाता है। क्या, तो ये ओवरी अंडाशय में क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है, जैसे अंडाणु डिंब या अंडाशय कहते हैं। ये ओवम का निर्माण कब होता है, जब फीमेल में किशोरावस्था, प्यूबर्टी एज आती है, जब प्यूबर्टी एज आती है, जब प्यूबर्टी एज आती है फीमेल में, कब, 12 से 14 के एज में, 12 से 14 के एज में जब प्यूबर्टी एज आती है फीमेल में, तब क्या होता है, ओवरी से अंडाणु बनना निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जब प्यूबर्टी एज में 12 से 14 वर्ष के एज में क्या होता है कि ओवम का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग रजो दर्शन। क्या कहते हैं, रजो दर्शन, जिसे कहते हैं मैनार,
जिसे हम लोग मेनार्की कहते हैं, MENARCHE, मेनार्की या रजो दर्शन कहते हैं। ये कब होता है? इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट MC कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट MC की क्रिया जब होती है उसे रजो दर्शन या मेनार्की कहा जाता है। लेकिन जब क्या होता है कि फीमेल में अधिक से अधिक 45 से 50 वर्ष की उम्र तक, 45 से 50 वर्ष के एज तक क्या होते हैं, 45 से 50 वर्ष के एज तक क्या होते हैं, MC की क्रिया होती रहती है, या वह बच्चे को जन्म दे सकता है 45 से 50 वर्ष तक। उसके बाद क्या होता है कि यह मतलब फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहता है और इसमें अंडा उत्पन्न होना बंद हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, MC की अंतिम क्रिया, MC की अंतिम क्रिया, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज कहा जाता है। तो मेनोपॉज किसे कहते हैं? MC की अंतिम क्रिया को मेनोपॉज कहता है, जिसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये भी 2 मार्क में पूछा जाता है कि आप रजो दर्शन से क्या समझते हैं, रजोनिवृत्ति किससे क्या समझते हैं। तो रजो दर्शन, दर्शन मतलब होता है तुरंत फर्स्ट बार दर्शन ही दिया, तो इसका मतलब MC का फर्स्ट बार जब MC शुरू आओ तो उसे रजो दर्शन कहते हैं। यह फीमेल में 12 से 14 वर्ष के एज में यह शुरू हो जाता है फर्स्ट MC, चूँकि उस टाइम क्या होता है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था परिपक्व होने लगता है, और आते आते 45 से 50 एज तक क्या होता है, यह MC की क्रिया बंद हो जाती है इसमें, और यह मतलब बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो जाता है 45 से 50 वर्ष के एज में, जिसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज का, पॉज मतलब होता है बंद होना, मेनोपॉज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये जो अपने पूरे लाइफ टाइम में मतलब जब से यह अंडा देना शुरू किया या रजो दर्शन से रजोनिवृत्ति तक की स्थिति में यह 416 अंडा उत्पन्न करता है, 416 एग, 416 एग्स को क्या करता है, उत्पन्न करता है। मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में जब तक ये अंडा, जब से अंडा देना शुरू करता है और जब तक बंद होता है तब तक ये लगभग 416 अंडे को ये परिपक्व करता है। लेकिन उसमें से क्या होता है कि मतलब 2 या 3 बच्चा होने के बाद उसके बाद स्टॉपेड कर दिया जाता है, उसके बाद जो भी बनता है वह वैजाइना के माध्यम से वह निकल के बाहर, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो रहा हमारा ओवरी का फंक्शन रहा है कि ओवरी क्या होते हैं, ओवरी की संख्या 2 होती है, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं, और अंडाणु कब से निर्माण होना शुरू होता है, प्यूबर्टी एज 12 से 14 वर्ष के एज में। किसमें, मेल में नहीं, फीमेल में। रजोदर्शन के फर्स्ट MC के बाद ये शुरू हो जाता है, और रजोनिवृत्ति तक, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, MC की अंतिम स्थिति 45 से 50 वर्ष के एज तक, उसके बाद ये बंद हो जाती है। फीमेल जो होता है वह रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक लगभग 416 एग्स उत्पन्न करता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। ये ओवरी का जो कार्य होता है, यह अंडाणु निर्माण की क्रिया करता है, या ओवरी से क्या होता है कि अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन अंडाणु निर्माण के साथ साथ ओवरी जो होता है वह फीमेल सेक्स हार्मोन भी स्रावित करता है। कौन, अंडाणु। ओवरी जो होता है ये अंडाशय जिसे कहते हैं, अंडाशय। ये अंडाशय क्या करता है, अंडाणु निर्माण के साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन स्रावित करता है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन के अंतर्गत कौन कौन सा हार्मोन आता है, पहले उसको हम देख लेते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन के अंतर्गत आता है एस्ट्रोजन। क्या, एस्ट्रोजन। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन आता है। लगभग फीमेल सेक्स हार्मोन के अंतर्गत एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है और रिलैक्सिन आता है। ये तीनों क्या है, हार्मोन होते हैं। तो फीमेल सेक्स हार्मोन के अंतर्गत मेन जो होता है वह एस्ट्रोजन होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि मेल सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं, तो मेल सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन, ये जो होता है एंड्रोजन जो होता है ये होता है मेल सेक्स हार्मोन। क्या होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। ये जो होते हैं मेल सेक्स हार्मोन को होते हैं कौन, एंड्रोजन। यहाँ देखिए क्या एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जिसे क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। और ये फीमेल सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, यह अंडाणु को पोषण देते हैं। और इस एंड्रोजन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, यह स्पर्म को पोषण देता है। ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये जो होता है यह फॉलिकल सेल से स्रावित होता है।
चूंकि अंडाशय ओवरी में होता है फॉलिकल सेल और कॉर्पस ल्यूटियम सेल। ओवरी में क्या होता है कि फॉलिकल सेल होता है और कॉर्पस ल्यूटियम सेल होता है। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है ये फॉलिकल सेल से क्या होता है, स्रावित होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है और रिलैक्सिन, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये जो रो है प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन का जो रो है ये कॉर्पस ल्यूटियम सेल से है, और कॉर्पस ल्यूटियम सेल से प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन दोनों हार्मोन स्रावित होता है। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम सेल से। ध्यान दीजिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम सेल से प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन एस्ट्रोजन जो होता है फॉलिकल सेल से स्रावित होता है। ये जो यहाँ रो दिए हैं, इस रो का ये मतलब है कि ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या कार्य होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कार्य होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में सहायक होते हैं। ये जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जब मेल क्या होते हैं कि वह प्यूबर्टी एज पर आते हैं, किशोरावस्था पर आते हैं, तब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं। किसके वजह से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं। या कोई भी फीमेल हो, क्योंकि फीमेल में क्या होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उसमें क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके आवाज में क्या होता है कि सुरीली आवाज हो जाता है, जो आस्तन में थोड़ा उभार आ जाता है, या आप कह सकते हैं बाल के साइज बड़ा होने लगता है, या आप कह सकते हैं कि आंतरिक जो होता है हेयर जो होता है उसमें क्या होते हैं वृद्धि और विकास होने लगता है, पैल्विक रीजन चौड़ा होने लगता है, ये सब कुछ है। कंधा का शोल्डर जो है ये भी थोड़ा चौड़ा होने लगता है, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल में क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसके सहायता से? एस्ट्रोजन और किसके? प्रोजेस्टेरॉन की सहायता से क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है एस्ट्रोजन जो होता है यह फॉलिकल सेल से उत्पन्न होता है, एस्ट्रोजन फॉलिकल सेल से उत्पन्न होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम सेल से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। ये दोनों का कार्य हो गया, ये एस्ट्रोजन फॉलिकल सेल से स्रावित होता है, और रिलैक्सिन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम सेल से स्रावित होता है। अब है कि रिलैक्सिन, ये जो रिलैक्सिन है इसका क्या कार्य है? रिलैक्सिन का कार्य है कि जब बच्चे जन्म के समय स्रावित होता है, ये जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये बच्चे जन्म के समय मतलब डिलीवरी के समय ये हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन? रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रसव में क्या होता है? आसान होता है। ये क्या होते हैं कि जब बच्चे जन्म होने लगते हैं, या कोई भी फीमेल जो होता है वह डिलीवरी के समीप या डिलीवरी के टाइम जब आता है, तब क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होने से क्या होता है? योनि मार्ग में या म्यूकस आ जाता है, म्यूकस आने से क्या होता है? वह फिसलनदार बनता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे आसानी से मतलब डिलीवरी हो जाता है बच्चे का। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि रिलैक्सिन हार्मोन में कमी होने के कारण क्या होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि मतलब जन्म लेते लेते ही मृत्यु हो जाती है, या नहीं तो कई महिला में ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब बच्चे का डिलीवरी किया जाता है। मेन उसका ये योगदान है कि उसमें रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे डिलीवरी में परेशानी हो रहा है, बच्चे की मृत्यु होते जा रहा है, या नहीं तो क्या होता है ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे को निकाला जाता है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन में कमी के कारण होता है। अगला, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका कोई स्पेशल एक वर्क ये है कि जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कम स्राव होता है तब क्या होता है? इंडोमेट्रियम लेयर टूटने लगते हैं। यहाँ जो हम बताएं ये जो लेयर है, ये वाला लेयर जो ये वाला लेयर है, ये क्या होते हैं? यह जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है या ये कम स्रावित होता है, तो इंडोमेट्रियम लेयर क्या होते हैं? वह स्रावित होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, और योनि के मार्ग से वह बाहर निकल जाते हैं गंदे रक्त के साथ। तो क्या प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? या एमसी की क्रिया जो होता है, जब इसकी कमी हो जाती है तब एमसी की क्रिया होने लगती है। यदि प्रोजेस्टेरॉन बना रहेगा जितना चाहिए उतना, यदि स्रावित होते रहेगा तो एमसी की क्रिया नहीं होगी, और एमसी की क्रिया होना भी अति आवश्यक है। तो आप लोग अंडाशय के कार्य को समझ गए होंगे। यही क्या है? वर्णन है, सचित्र वर्णन करें, मतलब डायग्राम सहित उसका सचित्र वर्णन करें, तो ये वर्णन हो गया आपका ओवरी। अब हम लोग चलते हैं ओवरी से ओवम भी समझ गए, अब हम लोग चलते हैं फैलोपियन ट्यूब पे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलते दूसरा पॉइंट पे जो कि है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन
ट्यूब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ओविडक्ट कहते हैं, OVDUCT ओविडक्ट कहा जाता है, या अंडवाहिनी कहते हैं। क्या? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी कहते हैं किसे? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? अंडवाहिनी है, ओविडक्ट है। इसका क्या काम है? जब ओवम परिपक्व हो जाता है तब क्या होता है कि ये झालर जो होता है, यहाँ पर जो झालर है या शीतलन अनुशीतलन और अनुशीतलन करते रहता है, ऐसे ऐसे कंपन करते रहता है, और जब परिपक्व हो जाता है अंडाणु तब क्या होता है? ये अंडाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है झालर, जिसे फिम्बरी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इन्फंडिबुलम कीपक में चला जाता है, और कीपक के बाद एम्पुला वाला भाग में चला जाता है, और एम्पुला वाला भाग में जब आता है, यहाँ क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है, इधर से स्पर्म आता है, यहाँ स्पर्म आने के बाद इसे निषेचित कर देता है। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है वह एम्पुला वाले भाग में होता है, एम्पुला वाले भाग में, जिसे हम लोग तुबिका कहते हैं। तुबिका वाले भाग में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कौन सा पार्ट में? तुबिका वाले पार्ट में, एम्पुला वाले पार्ट में होता है। और आप लोग ये जानते होंगे कि फीमेल में जो होता है वो नसबंदी होता है, यानी तो आप कहते हैं नलबंदी होता है, क्योंकि नलिका है, फैलोपियन ट्यूब है, नलिका है, तो फीमेल में क्या होता है कि नलबंदी होता है। उस नलबंदी में होता क्या है कि फीमेल के दोनों ये जो ओविडक्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, इसको क्या किया जाता है? ये काट कर इसको बांध दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है? काट करके क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। अब यदि काट करके बांध दिया गया, फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? काट करके बांध दिया जाता है। काट कर बांधना, जब काट कर बांध देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्योंकि फीमेल नसबंदी, जब फीमेल को फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को काट कर बांध दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मतलब फीमेल नसबंदी या फीमेल नलबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जब फीमेल नसबंदी हो जाता है या ट्यूबेक्टोमी हो जाता है, जब ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, तब पर भी हमारा ओवम बनेगा। लेकिन ओवम बनने के बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ तो बंधा हुआ है, यहाँ से फिर यह रिटर्न हो जाएगा, इसमें इसकी डेड हो जाएगी। तो ये तो यहाँ जो बांधा हुआ, यहाँ बांधा हुआ, तो इसका मार्ग तो खुला है नहीं कि यह किसमें जाएगा? यूटेरस में जाएगा। और यहाँ से यदि स्पर्म यदि आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि स्पर्म यहाँ से आ भी रहा है तो यहाँ तो आकर के स्पर्म भी रुक जाएगा, क्योंकि इसका मार्ग तो है नहीं, यहाँ पे बंधा हुआ है। इधर से स्पर्म नहीं जा रहा है, इधर से ओवम नहीं जा रहा है, इधर से ओवम नहीं जा रहा है, इधर से स्पर्म नहीं जा रहा है, दोनों का मिलन होगा नहीं। और जब मिलन नहीं होगा, जिसे कॉपुलेशन कहते हैं, तो उसका फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ से? इसीलिए क्या किया जाता है? दोनों फैलोपियन ट्यूब को बांधना जरूरी है। किसमें? नलबंदी में या नसबंदी में दोनों फैलोपियन ट्यूब को बांधना आवश्यक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक यदि नहीं बांधे तो क्या होगा? फिर तो बच्चा का जन्म होगा ही होगा। इसलिए दोनों ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पूरे यूटेरस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है, पूरे यूटेरस में। किसमें? पूरे यूटेरस में। पूरे यूटेरस में क्या होता है कि गड़बड़ी हो जाता है। तो जब पूरे यूटेरस में गड़बड़ी हो जाता है तो क्या करता है डॉक्टर? पूरा ऑपरेशन के माध्यम से क्या करता है? पूरे ये यूटेरस वाला पार्ट जो है, इसके पार्ट को हटा करके शरीर से बाहर निकाल दिया। पूरे यूटेरस वाले पार्ट को क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया। जब यूटेरस में गड़बड़ी होती है तब क्या होता है? डॉक्टर के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है? पूरे यूटेरस वाले पार्ट को या वुम्ब वाले पार्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हिस्टेरोटोमी कहते हैं। हिस्टेरोटोमी कहा जाता है। हिस्टेरोटोमी किसे कहते हैं? जब फीमेल बॉडी के शरीर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत यूटेरस या वुम्ब या बच्चादानी किसी कारणवश खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तब उसे क्या करता है डॉक्टर? ऑपरेशन के माध्यम से पूरे यूटेरस के पावर प्लांट को ही उखाड़ करके हटा देता है या काट करके निकाल दिया जाता है, जिसे हिस्टेरोटोमी कहते हैं। और यदि जब फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ये हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझ गए कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में निषेचन क्रिया होती है,
और जब नलबंदी होता है तो उसे फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। चूंकि फैलोपियन ट्यूब किसको काट करके बांध दिया, ट्यूब को, तो इसलिए हो गया ट्यूबेक्टोमी। यहाँ देखिए ट्यूब को काट कर बांध दिया, तो ट्यूब को टोमी, ट्यूब को काट करके बांधना ट्यूबेक्टोमी होता है। और यदि पूरे पावर प्लांट मतलब यूटेरस को उखाड़ करके ही हटा दिया जाता है, काट करके निकाल दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हिस्टेरोटोमी। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जब मेल नसबंदी होता है, ध्यान दीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट ये है कि मेल नसबंदी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, भास डिफरेंस मतलब होता है शुक्रवाहिका होता है। भास डिफरेंस या शुक्रवाहिका मतलब मेल नसबंदी में क्या होता है, भास डिफरेंस शुक्रवाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिसे कहते हैं वैसेक्टोमी कहते हैं। चूंकि भास से होगा VASACTOMY, वैसेक्टोमी होता है। वैसेक्टोमी चूंकि भास डिफरेंस को काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। भास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। तो मेल नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं, और फीमेल नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ये हम लोग समझ गए कि फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है। अब हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बाद यूटेरस में चलते हैं, वुम्ब में चलते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है हमारा यूटेरस, जिसे हम लोग वुम्ब कहते हैं, UTERUS, यूटेरस, जिसे हम लोग वुम्ब भी कहते हैं। वुम्ब कहते हैं, बच्चादानी कह सकते हैं, बच्चादानी, या इसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय। जब क्या होता है यूटेरस में, जब फैलोपियन ट्यूब में क्या हो गया, जैसे कि अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। जब यहाँ क्या हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ से आते आते जब यहाँ आता है फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, और ओवम स्पर्म जब यहाँ निषेचित होकर के यहाँ आता है, तो ये कहलाता मोरूला, MORU, मोरूला स्टेज में आता है। और मोरूला स्टेज आते आते उसके बाद यहाँ आता है ब्लास्टुला स्टेज। यदि यहाँ आ जाता है ये मतलब यूटेरस की दीवार में आकर के धस जाता है, तो यहाँ ब्लास्टुला स्टेज ये कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यहाँ पर जब आता है तो उसे कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज। जब मोरूला के बाद ये स्पर्म और निषेचित स्पर्म और हम थोड़ा आगे चलता है, यूटेरस की दीवार से धंसने के बाद या धंसते टाइम उसे ब्लास्टुला स्टेज कहा जाता है। और जब ब्लास्टुला स्टेज आता है तब वह क्या होता है, यूटेरस के दीवार से, यूटेरस के कौन सा दीवार, इंडोमेट्रियम लेयर, इंडोमेट्रियम लेयर मतलब इंडोमेट्रियम वाले लेयर के दीवार से क्या होता है, आकर के ब्लास्टुला वाला स्टेज आकर के धंस जाता है। और जब यूटेरस के, या आप कह सकते हैं यूटेरस के दीवार से धंस जाता है, तब वहां से यहाँ क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन। जब निषेचित अंडाणु यहाँ पर यूटेरस की दीवार तक आ जाता है, इंडोमेट्रियम लेयर से आकर के चिपक जाता है, तो उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। चूंकि इम्प्लांटेशन मतलब, प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधे को रोपना। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो रोपित हो गया, क्या निषेचित अंडाणु आकर के क्या हो गया, रोपित हो गया, इसलिए कहते इम्प्लांटेशन। मतलब यहाँ पर आकर के अंतःरोपित हो गया, अंतरोपित, ठीक। यहाँ इम्प्लांटेशन हो गया, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, 9 मंथ तक क्या होता है, यही इंडोमेट्रियम के लेयर से चिपके रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये तो भ्रूण रहता है, क्या भ्रूण रहता है, भ्रूण के बाद क्या बनता है, फिर बाहर आते आते क्या होता है, शिशु होता है, और शिशु से क्या बनता है, बच्चा बनता है, ठीक।
तो यहाँ आकर के बच्चा, बच्चा से फिर युवा, युवा से फिर प्रौढ़ा आ जाता है। तो 9 मंथ तक कहाँ रहता है, यूटेरस के दीवार में इंडोमेट्रियम लेयर में क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन के बाद 9 मंथ तक यह अपना परिपक्व आवरण में यह जुड़े रहता है। आपको पता होगा कि जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण और माता के नाभि से एक अपरा जुड़ा रहता है, अपरा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये अपरा को हम लोग क्या कहते हैं, ये भ्रूण और माता के नाभि से जो माता के नाभि से और भ्रूण के नाभि से जुड़ा रहता है, इसे अपरा कहते हैं। और अपरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उस अपरा को कहा जाता है प्लेसेंटा, PLACENTA। तो प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा से माता के प्लेसेंटा होते हुए भ्रूण के नाभि, मतलब भ्रूण के शरीर में, माता के शरीर से भ्रूण के शरीर में अपरा या प्लेसेंटा होते हुए पाचित भोजन, अवशोषित भोजन जो होता है वह माता से भ्रूण में अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा स्थानांतरित होता है। ये प्लेसेंटा जो होता है यह पोषण ट्रांसफर का काम करता है। किसका, पोषण ट्रांसफर का काम करता है, पोषण ट्रांसफर का काम करता है, मतलब ये ब्रिज का काम करता है। माता के भ्रूण से, माता के नाभि से भ्रूण की नाभि तक ये जुड़ा रहता है, और यहाँ से माता जब भोजन करता है तो पाचित भोजन जो होता है वह भ्रूण में पहुँचता है। किसके द्वारा, अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा। तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूटेरस क्या है और यूटेरस के क्या फंक्शन है। अब हम लोग यूटेरस के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, योनि वैजाइना पे चलते हैं। ये अगला है टॉपिक वैजाइना, जिसे हम लोग योनि कहते हैं। मैथुन कक्ष जो है ये हमारा, ये जो वैजाइना होता है, ये योनि जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉपुलेशन चेम्बर कहा जाता है। कॉपुलेशन चेम्बर मतलब मैथुन कक्ष। मैथुन कक्ष कहने का मतलब जब क्या होता है कि योनि में पेनिस का तालमय घर्षण होता है। क्या, योनि में, जिसे वैजाइना में क्या होता है कि पेनिस का क्या होता है कि तालमय जब घर्षण होता है, मतलब जब कॉपुलेशन करते, कॉपुलेशन का टाइम होता है, जब कॉपुलेशन करते रहता है कि कोई मेल फीमेल, तो उसे मैथुन कहते हैं। और मैथुन कक्ष इसे चेम्बर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पेनिस का तालमय घर्षण होता है, पेनिस तालमय आगे पीछे आते जाता है, जिसे हम लोग मैथुन कहते हैं। तो योनि को क्या कहा जाता है, वैजाइना को क्या कहा जाता है, कॉपुलेशन चेम्बर या मैथुन कक्ष कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कॉपुलेशन होते रहता है कॉपुलेशन चेम्बर में। तो पेनिस जो होता है ये वैजाइना में आगे पीछे आते जाते रहता है, जिसे हम लोग मैथुन कहते हैं। और उसी चेम्बर में आते जाते रहना ही मैथुन कक्ष या मैथुन चेम्बर कहलाता है। तो ये जो होता है वैजाइना योनि, इसमें क्या होता है कि एक वैजाइनल पोर होता है। वैजाइनल पोर कहने का मतलब योनि छिद्र होता है। योनि छिद्र से क्या होता है कि एमसी जब स्राव होता है तो योनि छिद्र से बाहर निकलता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है, फीमेल डिलीवरी करता है, तो उससे जो शिशु जो निकलता है, बेबी जो निकलता है, शिशु जिसे हम लोग कहते हैं, भ्रूण, वो भी किससे, वैजाइनल पोर से ही निकलता है। और पेनिस के माध्यम से सीमेन जो पहुंचता है वह वैजाइनल पोर के माध्यम से ही किसमें पहुंचता है, यूटेरस होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वैजाइना के अंदर क्या होता है कि वैजाइनल पोर होता है। वैजाइना को क्या कहा जाता है, कॉपुलेशन चेम्बर या मैथुन कक्ष कहा जाता है। और ये इसमें क्या होता है कि वैजाइनल पोर होता है, जिसे योनि छिद्र कहते हैं। ये जो योनि छिद्र है, इसका कार्य है कि एमसी का जब स्राव होता है तो इससे होकर बाहर निकलना, और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उससे होकर शिशु बाहर निकलना। और जब मनुष्य मेल जब अपना सीमेन जब डालता है पेनिस के माध्यम से, तो वह सीमेन को पहुंचाना किसके माध्यम से, मतलब योनि के माध्यम से ही पेनिस होते हुए सीमेन को यूटेरस होते हुए फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है। ये जो वैजाइनल पोर होता है, इस पर क्या रहता है कि जब कुंवारी कन्या रहता है, कुमारी लड़की रहता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, तो उस पर क्या होता है, वैजाइनल पोर पे एक हाइमेन झिल्ली होती है जिसे हम लोग पर्दा कहते हैं।
हैमन झिल्ली या पर्दा कहते हैं। इससे पहले प्रारंभिक टाइम में, बहुत पहले, जब शिक्षा का उतना ज्ञान नहीं था, उतना प्रचार प्रसार नहीं था, जब आदमी शिक्षित नहीं था, तब क्या कहता था कि ये जो हैमन झिल्ली यदि किसी का फटा हुआ है तब उसे कुंवारीपन का संकेत नहीं माना जाता है। जब वैजनल पोर पे हैमन पर्दा झिल्ली रहता था तब उसे कुंवारीपन का संकेत माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सब शिक्षित हो चुका है, तो अब ये नहीं माना जाता है कि जब हैमन पर्दा झिल्ली जो है सुरक्षित है तब ही उसे भी कुंवारीपन का संकेत माना जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब यदि यदि शादी नहीं हुआ तब पर भी हैमन झिल्ली टूट फट सकता है, उससे भी कुंवारीपन का संकेत माना जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो हैमन झिल्ली पर्दा का जो फटना होता है, ये झिल्ली का जो फटना होता है, वह मेन बात तो आजकल का ये हो चुका है कि शारीरिक संपर्क शादी से पहले हो जाता है, और जब शारीरिक या आप कह सकते लैंगिक संपर्क जो होता है वह शादी हुआ हो या नहीं हुआ, उससे पहले भी लैंगिक संपर्क के कारण हैमन झिल्ली टूट सकता है। या नहीं तो शारीरिक परिश्रम कोई कार्य करते टाइम क्या हो सकता है कि हैमन झिल्ली टूट फट सकता है, या व्यायाम करते टाइम क्या हो सकता है, हैमन झिल्ली टूट सकता है, या लड़की सब बाइक पे बैठती है या साइकिल चलाती है या घुड़सवार करती है, उसके माध्यम से भी क्या होता है, हैमन की झिल्ली पर्दा झिल्ली जो है वो टूट फट सकती है। इसीलिए अब जो है हैमन जब सुरक्षित है तब ही कुंवारीपन का संकेत माना जाए, ऐसा अब नहीं होता है। अब सब शिक्षित हो चुका है, तो हैमन झिल्ली पर्दा टूटने का जो ये है, ये शारीरिक संपर्क हो गया, लैंगिक संपर्क जो है आजकल बहुत प्रोग्रेस में है। उसके बाद शारीरिक परिश्रम हो गया, व्यायाम हो गया, घुड़सवार हो गया, उसके बाद आप कह सकते हैं साइकिल पर सवार करती है, बाइक पे सवार करते हैं, तो ये सब भी क्या होता है आजकल, ये मायने नहीं रखता है कि यदि हैमन झिल्ली टूटा हुआ है तो यह जो है मतलब ये शादीशुदा है, ऐसा नहीं माना जाता है। हैमन झिल्ली टूटा भी है तब पर भी वह शादीशुदा नहीं भी हो सकता है। तो हैमन को पहले माना जाता था कुंवारीपन का संकेत, जब हैमन सुरक्षित रहता था, नहीं टूटा फटा रहता था। अब लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है। अब सब शिक्षित हो चुका है और इससे अब सब समझ चुका है कि मतलब हैमन झिल्ली का टूटना ये सब कुछ ना कुछ घटना हो सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। आज हम आप लोगों के बीच 5 मार्क नहीं, आपको हम लोग 10 या 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 मार्क 5 मार्क वाला और ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को यहाँ से बहुत सारा बताए हैं। तो आप लोग धन्यवाद करते हैं हम आप लोगों को कि आप लोग शुरू से अंत तक अभी तक बने रहे हमारे साथ। तो आज का सेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से डायग्राम बनाना शुरू में सिखाए, उसके बाद उसका कुछ नामांकन बताया और नामांकन के साथ साथ उसका कुछ वर्णन बताए, जो कि आप लोग शुरू से अंत तक अभी तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और आगे हम फिर अगले सेशन में अगले वीडियो में आप लोगों के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर के आएंगे, और इससे भी शानदार तरीका से पूरे जोश और जुनून के साथ, क्योंकि हम लोग को क्वालिफाई करना है। आगे बोर्ड एग्जाम आने वाला है, 2 या 1 फरवरी से है आप लोग का बोर्ड एग्जाम, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है और तैयारी बहुत ही शानदार करना है, मार्क लाना है। इसीलिए आप लोग यदि इस पर काम करते हैं बेहतरीन तरीके से तो आप लोग को बढ़िया मार्क आएगा। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाएंगे। धन्यवाद।